प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मनसा गुजरात से। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम कम से कम मेरे कितने लोग 400-500 लोग तो देख ही लेते हैं, और कुछ दर्शक मेरे निमित्त हैं कि जो मेरे प्रत्येक दिन का कार्यक्रम मुझे देखते हैं। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना नहीं आता होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो मन महसूस करके रह जाते होंगे। मन महसूस करके इसलिए भी रह जाते होंगे क्योंकि वो बाहरी पचड़े में नहीं फंसना चाहते मेरी तरह। और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी आग जल रही होती है, उसको वो प्रकट करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, 500 लोग मुझे देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, मेरे अतिरिक्त मुझे जो सुन रहा है इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, ये कर्क लग्न की कुंडली है, भगवान राम की ही कुंडली है। ये जी लो, ये भगवान राम की ही कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली से हमारे ठाकुर जी कर्क लग्न में ही जन्म लिए थे। और दरअसल इस लग्न के अधिपति होते हैं चंद्रमा, जो पंचम भाव में बैठे हैं। पर वस्तुतः वो नीच के नहीं होते। कर्क लग्न की कुंडली में वो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, पर वस्तुतः वो नीच के नहीं होंगे। और अगर वो नीच के कभी राशि में बैठे भी हैं तो नवांश चक्र में वो वापस मित्र की राशि में बैठ रहे हैं और उस भाव के अधिपति से दृष्ट हो रहे हैं। उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, पर फिर भी उन्हें कोई कमद्रुम वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु हैं, बुध हैं, और नवमांश चक्र में वो ग्रह गुरु और बुध के केंद्र में आ रहा है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि मद्रुम दोष का भंग कर रही हैं। और इसी के साथ आपकी कुंडली का पंचांग मैं अध्ययन कर देता हूँ। एक अच्छी बात जो इस कुंडली में मुझे पहले ही दिखाई दे रही है, 12वें भाव के अधिपति बुध होते हैं और लग्न के अधिपति चंद्रमा होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। ये बहुत ही महान राजयोग बन जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को गंभीर, चैतन्य, ज्ञानी, सुखी और मर्मज्ञ बना देता है। यहाँ व्यक्ति हर एक प्रकार के विषयों को जानने वाला, समझने वाला और बड़ा ही बेहतरीन मानसिकता का एक अच्छा वक्ता और प्रबुद्ध जानकार व्यक्ति होता है। शुरू करते हैं आपकी कुंडली का अध्ययन, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली के पंचांग पे। जन्म होता है जातक का ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने वाले होते हैं, और उनको चूंकि जन्म ग्रीष्म ऋतु में होगा, जेठ माह में, तो ग्रीष्म ऋतु, इस वजह से ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के धन कमा लेते हैं और बहुत अच्छा धन बचा लेते हैं, क्रोध भी बचा लेते हैं। उसके बाद जन्म होता है शुक्रवार को, जो इस कुंडली के लिए वारेश होते हैं शुक्रदेव, और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। उनके ठीक पीछे बुध बैठे हैं, और इस भाव से ठीक केंद्र में गुरु, और उनके दूसरी राशि मतलब गौण राशि पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का आपस में परिवर्तन, ये भी एक महान स्थिति ही बना रही है जो व्यक्ति को कहीं से भी धन देने वाली होती है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा पूर्णेंदु होते हैं, सुंदर बनाते हैं, व्यवस्थित बनाते हैं। मन में कोई भेद नहीं होता, कहीं ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई छल कपट, मोह मात्सर्य या आलस्य, प्रमाद, कुंठा आदि चीज़ें नहीं हैं। ये सिर्फ कलयुगी प्रभाव से कभी कभी इनका प्रभाव बढ़ता होगा, पर वैसे ये शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा बड़े व्यवस्थित और बड़े ही व्यवस्थित हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र पे वैसे तो ये नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्रों में आता है, और इस वजह से ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और चिरचीटे की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। अपने घर को सुवासित रखिए, गुग्गुल से लोहबान जलाते हैं, धुआना जलाते हैं, मतलब सुगंधित चीज़ों से, जिससे नज़र दोष घर में ना लगे, और घर के प्रत्येक कोने में इत्र आदि का छिड़काव होता रहे। कमल और गुलाब की क्यारियाँ लगी हों तो ज़्यादा बढ़िया होता है। घर के आसपास फूलों के सुगंध बिखर रहे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। शुभ योग विष्टिकरण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। ब्राह्मण वर्ण के कारण सात्विकता रहती है और राक्षस गण के कारण तमस तत्व की प्रधानता भी हो जाती है। तो ब्राह्मण वर्ण के कारण, राक्षस गण के कारण जहाँ व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अच्छाई को समेटे हुए है, वहीं राक्षस गण के कारण कभी कभी एक कठोरता और एक बड़ा अद्भुत सा नेचर देखने को मिलता है, जहाँ कई बार वो अत्याधुनिक है, अत्यंत नए विचारों से युक्त है, और उसके दिमाग में निरंतर नए नए प्रश्न भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, राक्षस गण के कारण जातक निश्चित रूप से बहुत सारे
लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला और उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करने वाला होता है। आधुनिक विचारों से ओतप्रोत, मजबूत इच्छा शक्ति का, क्रोधी और कई बार सात्विक प्रवृत्ति के कारण समन्वय करता भी होता है, समन्वय कर लेता है। वार के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव में है, इस वजह से वो व्यक्ति के जीवन में अतिरिक्त व्यय जोड़ेंगे और व्यय करते समय व्यक्ति कुछ भी सोचता नहीं है, ना तो भविष्य के बारे में ना तो वर्तमान के बारे में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र 12वें हैं और कहीं ना कहीं लाभ भाव के अधिपति के साथ उनका संबंध बन रहा है। इस कारण से भी कई बार व्यक्ति को परेशानी होती है, व्यय करने में वो झिझक नहीं रखता या बाद में पश्चाताप करता है। वो बाद में उसको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं मुझे इतना तो नहीं करना चाहिए, पर वो क्यों है? क्योंकि शुक्र हैं, वारेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 12 में बैठे हैं और हालांकि वो अस्त नहीं है। इस वजह से मैं इतनी बात भी कहूँगा कि गुरु यहाँ शनि और गुरु का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ भी गुरु बुध के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ भी शुक्र अपनी राशि के जा रहे हैं। तो मैं एक बात तो जरूर कह सकता हूँ कि व्यक्ति का व्यय खराब नहीं है, व्यक्ति का व्यय अच्छा है, संतुलित है। लग्न पे कम से कम गुरु देख रहे हैं, इस वजह से पूर्व जन्म के कृत्य व्यक्ति के बहुत अच्छे थे। लग्न के अधिपति पंचम भाव में है, इस वजह से व्यक्ति पूर्व जन्म में भी अपने ऊपर काम करता था, विद्यावान, बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रेम देने वाला और बहुत सारी चीज़ों का यश प्राप्त करने वाला था और अभी भी उसी चीज़ में जुटा हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और कुंडली के कुछ अच्छे पक्षों पे आपका ध्यान और कुछ कमज़ोर पक्षों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। उसके बाद ग्रहों के बारे में बताऊँगा। जो कुंडली में ग्रह स्थिति बनी है उसमें लग्न के अधिपति पंचम भाव में हैं और राहु और केतु के केंद्र में हैं। ये कई बार व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न देने वाला या प्रश्नों की उत्पत्ति करने वाला होता है। मैंने पूर्व में बात कही थी, लग्न के अधिपति चंद्रमा और 12वें भाव के अधिपति बुध, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, इस वजह से इसे बहुत अच्छी बात कहेंगे। शनि जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है। शनि और मंगल का एक दूसरे को देख लेना कुंडली में कई बार विपरीत परिस्थिति, विषम परिस्थितियों का निर्माण या भाग्य का लाभ, लोगों को पहचानने में देर या कई तरीके की विषम स्थितियों का निर्माण करने वाले हो जाते हैं। अष्टम भाव में केतु ज्योतिष के प्रति रुचि देते हैं। गुरु का लग्न को देखना और उच्च दृष्टि से व्यक्तित्व, धर्म पालन, अनुशासन, कृतज्ञता, साथ ही साथ एक उच्च दार्शनिकता का बल गुरु के कारण मिलेगा। और जन्म कुंडली में गुरु और शनि का आपस में परिवर्तन कुंडली को या जातक को न्याय प्रियता से जोड़कर रखने वाले होंगे। चतुर्थ स्थान के अधिपति का 12वें भाव में जाना, ये कई बार इकट्ठा करने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। यह व्यक्ति कई बार सामान्यतया जितना कमाता है उतना बचा नहीं पाता है। जबकि अष्टम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 9वें भाव में जाना और सूर्य और चंद्रमा के संपर्क में नहीं होना भी कई बार भाग्य में अवरोधों की स्थिति को उत्पन्न करने वाला होता है। जन्म कुंडली के 6वें भाव पे मंगल की 4थी दृष्टि, शुक्र और सूर्य की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे इस भाव के स्वामी नीच के हैं और शनि के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यक्ति में छोटी मोटी बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। पर यहाँ पे प्रबल शत्रुहंता योग भी बनेगा और जातक के जीवन में विषम परिस्थितियों के निर्माण के समय उसकी सुरक्षा भी करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि दशम स्थान के अधिपति सामाजिक छवि और इस भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं। शनि से दृष्ट होने से नौकरी, अच्छी अनुशासन और गुरु की दृष्टि पड़ जाने से दशम स्थान यानी कि करियर, सामाजिक छवि, माता पिता, भाई बहन, सांसारिक सुख और एक उच्चस्थ पद की सुरक्षा देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। लाभ भाव में बैठे हैं बुध और उन पे गुरु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है और साथ ही साथ चंद्रमा की भी दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय, कृतज्ञ, अनुशासित, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, धर्मज्ञ, दानी और परोपकारी होता है। इतना ही नहीं, बहुत ही कम बोल करके अपने सारे काम करने वाला, दिमाग में बहुत सारे कैलकुलेशन को चलाने वाला और अंतिम में एक निर्णय देने वाला, निर्णायक मंडल का सदस्य या निर्णायक मंडल के उच्चस्थ शिखर पर विराजमान रहने वाला होता है। इसके बाद 12वें भाव में जो सूर्य बैठे हैं वो व्यक्ति के रोग और शोक की वृद्धि करने वाले होंगे। मतलब 12वें भाव में सूर्य और शुक्र का बैठना व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या और कई बार हड्डी और दांतों से संबंधित समस्या के साथ साथ निर्णय लेने में परेशानी देने वाले ग्रह बन रहे हैं।
जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु, द्वितीय भाव जो होता है वो मारक होता है, उस भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और शुक्र का संबंध 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव और जन्म कुंडली का 11वां भाव, जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। 11वां भाव पापी भाव होता है और धन भाव के साथ संपर्क में जाने से व्यक्ति का धन संचयन कमज़ोर या कम या कई बार अतिरिक्त व्यय करने वाला होता है। इतना ही नहीं, उसको बचाने में मशक्क़त भी करनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ व्यक्ति के मन में कई प्रकार के प्रश्न बनते रहेंगे और कई प्रकार की समस्या रोगों से बनती रहेगी, जो सूर्य और शुक्र के कारण है। दाम्पत्य का सर्वोच्च सुख इस कुंडली में कितना प्रतिशत है, मैं उसमें पूरी ईमानदारी नहीं रखूंगा, पर सामान्यतः उसके लिए मैं व्यक्ति को आगाह तो जरूर ही करूंगा। द्वितीय भाव मैंने कहा मारक होता है। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारके शस्य दशायाम प्रवदित सुधि। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर राहु बैठे हैं और उन पे शनि मंगल राहु केतु का वैसे तो कोई प्रभाव नहीं, पर राहु का प्रभाव है। इस वजह से द्वितीय भाव में बैठे राहु द्वितीय 12वें भाव में और जन्म कुंडली में केतु से दृष्ट हैं, इस वजह से व्यक्ति को धन अनुभवों के साथ आएगा और निश्चित रूप से वो व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखने और सिखाने के रास्ते से तब जाकर के उसके पास धन आएगा। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो व्यवस्थित कहे जाएंगे और कुंडली बहुत धन के लिए बहुत अच्छी है, इस मामले में कुंडली कमज़ोर नहीं है। इतनी सारी चीज़ें। और नवमांस चक्र में लग्न दशमांसा चक्र में यहाँ के सप्तम भाव के अधिपति केंद्र में जो राशियाँ बनी हैं, यहाँ पे केंद्र में ही बनी है, केंद्र खाली है। बुध गुरु कम्युनिकेशन अच्छा देते हैं, शनि मंगल संबंधों को तोड़ने का काम करते हैं। सूर्य और शुक्र, यहाँ शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, अपनी राशि के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, सूर्य से भी दृष्ट हैं। इस वजह से कभी कभी छोटे मोटे मतभेद भी देखने को मिलेंगे, हालांकि फिर भी मतलब ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे सूर्य और गुरु का संबंध इस क्षेत्र को न्यायप्रिय और न्याय संगत बना रहा है। शनि और मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस भाव के स्वामी यहीं बैठे हैं और जन्म कुंडली में अगर देखेंगे तो कोई भी ग्रह हालांकि वक्री नहीं है, इस वजह से लग्न को पाप कर्तरी नहीं लगेगा। तो नवांश कुंडली के लग्न को पाप कर्तरी नहीं लगेगा, इस वजह से वहाँ पर भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु यहाँ मकर राशि में बैठे हैं, वक्री हैं 27 अंश के, इस वजह से ये शिफ्ट करेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो टोटल तरीके से देवगुरु बृहस्पति अपना पूरा परिणाम जन्म कुंडली के दशम स्थान का ही दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस भाव से तृतीय भाव में बैठ करके शनिदेव सप्तम भाव का बल बढ़ा रहे हैं, जो विवाह की सुरक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त इस भाव से दूसरे भाव में केतुदेव आपको पत्नी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, जिनका परिवर्तन होने के कारण नीच भंग राजयोग बन जाएगा। यहाँ वो भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से एक अच्छा कम्युनिकेशन और पत्नी धार्मिक और एक अच्छा दृष्टिकोण लेने वाली या दृष्टिकोण वाली पत्नी से स्थिति को देखा जा रहा है। तो नवमांस चक्र तो लगभग ठीक बना हुआ है। दशमांसा चक्र में यहाँ के लग्न के चतुर्थ स्थान के अधिपति यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। यहाँ के अधिपति होकर के शुक्रदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव में, यहाँ लग्न के अधिपति होकर के चंद्रमा पंचम भाव में, यहाँ लग्न के अधिपति होकर के शनि द्वितीय भाव में बैठे थे चतुर्थेश के संग। इस वजह से ये कुंडली कई सारे राजयोगों का निर्धारण और निर्माण भी कर रही है, जो व्यक्ति की कहीं ना कहीं धन के मामले में सुरक्षा 100% कर रही है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं मिथुन राशि में 5 अंश के, और वो गुरु से छठे 8वें के संबंध में है। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी सूर्य की महादशा चलेगी तो हमें उस महादशा के अंतर्दशा में, गुरु की अंतर्दशा जब चलेगी तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और हमसे कोई गलत निर्णय न हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। उससे बुध 12वें भाव में बैठे हैं, ये वेशीवासी योग का निर्माण करते हैं। इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने में भी कई बार उस दशा काल में सूर्य में बुध का अंतर कष्ट दे सकती है। जबकि शनि की अंतर्दशा जब सूर्य में चलेगी तो व्यक्ति को वहाँ भी हड्डियों की बीमारी, दांतों की समस्या और अपने पराये का विचार या भेद ऐसा संभव हो सकता है मानसिक रूप से। सूर्य में मंगल, सूर्य में चंद्रमा और ये सब ग्रह जो मतलब सूर्य की दशा में थोड़ा बहुत इरिटेशन दिखाई दे रहा है। हम व्यय पे नियंत्रण रखेंगे, हम किसी को उत्तर देने से बचेंगे, हम शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हम गाय की सेवा करेंगे, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस कुंडली के आधार पे अगर रत्न कुछ पहनना होगा तो हम सूर्य का रत्न माणिक भी धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ चंद्रमा का रत्न मोती और 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मांसाहार और प्याज लहसुन का सेवन आदि
बिल्कुल ही ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन आपके प्रत्येक प्रकार की समस्या का एकमात्र हल हो जाता है। सूर्य को अर्घ हजारों समस्या का हल हो जाता है। शिव मंदिर का दर्शन और जल चढ़ाना, साष्टांग प्रणाम करना लाखों करोड़ों समस्याओं का हल हो जाता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, वृश्चिक राशि में हैं और वो अपनी दशा काल में सूर्य की दशा यश देगी, चंद्रमा की दशा यश मान पद प्रतिष्ठा, उसमें गुरु का अंतर, मंगल का अंतर, बुध का अंतर, शनि का अंतर, ये सब बहुत ही अच्छे जाएंगे और व्यवस्थित जीवन जीने में व्यक्ति की मदद करेंगे। उस चंद्रमा की महादशा में जब कभी भी सूर्य और शुक्र का अंतर आएगा तो थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ेगी, जबकि केतु का अंतर व्यक्ति को मानसिक भ्रम और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के साथ कई बार पेट का ऑपरेशन आदि भी करवा सकता है। उसी चंद्रमा की महादशा में शनि और मंगल का अंतर भी कभी एक साथ अगर एक्टिव होगा तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है। कई बार वहाँ पे मतभेद पैतृक संपत्ति को लेकर के और कई बार अपनी ही संपत्ति पे व्यक्ति को, अपनी ही संपत्ति के लिए व्यक्ति को लड़ना भी पड़ता है। मंगल जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में, दोनों मित्र और दोनों आपस में नक्षत्र का परिवर्तन करके दोनों एक दूसरे को बल की वृद्धि कर रहे हैं या एक दूसरे के बल की वृद्धि करके एक दूसरे को एग्जिस्टेंस दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी, सुखी और क्रिएटिव मानसिकता का होने के साथ साथ शत्रुओं से अपनी सुरक्षा मजबूती से करने वाला और कभी भी क्विट ना करने वाला, पकड़ कर रखने वाला, पराक्रमी, भाई बहनों का सुख संपूर्ण प्राप्त करने वाला, अपने पराक्रम पे विश्वास करने वाला, शिक्षकीय गुणों से युक्त, कन्विंसिंग कैपेसिटी वाला और तीव्र मानसिकता का, अच्छी मानसिकता का व्यक्ति होता है। उस मंगल के ठीक पीछे राहु बैठे हैं जो कई बार कारोबार में चिंताएं देंगे, जबकि उसी मंगल में चंद्रमा का अंतर, उसी मंगल में गुरु का अंतर, उसी मंगल में शनि का अंतर और बुध का अंतर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यथेष्ट परिणाम जातक को प्राप्त कराएंगे। उस मंगल की महादशा में शुक्र और सूर्य की अंतरदशा कष्ट दे सकती है, हड्डियों और हार्मोनल डिसबैलेंस व्यक्ति को हो सकता है। बुधदेव जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं 28 अंश के और वृष राशि में बैठे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, राशि का परिवर्तन हो रहा है और नवांश चक्र में वो बुध अपनी राशि को प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से दाम्पत्य, परिवार, चीज़ों को प्राप्त करना और इच्छाओं की पूर्ति में बुध सहायक होते भले 12वें भाव के स्वामी हैं पर बैठे गुरु से दृष्ट होकर के बैठे हैं, नवांश कुंडली में अपनी राशि के जा रहे हैं। इस वजह से बुधदेव यहाँ बड़े ही अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह होंगे। साथ ही साथ दशमांसा चक्र के आधार पर भी वो ग्रह व्यक्ति को संतुलित करने में सहायता और ऋण से बाहर निकालने में मजबूती से सहायता करेगा। साथ ही साथ चतुर्थी का व्रत व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का हल हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो 20 अंश से ऊपर वक्री हुए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल को देख रहे हैं। और एक बात और भी होगा कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि छठे भाव पे, छठवें भाव के अधिपति मंगल को देख रहे हैं, तो ये गुरु मंगल, गुरु शनि का जो संबंध बन रहा है, शनि मंगल का संबंध बन रहा है, ये व्यक्ति को सब कुछ सिखा करके अंततो गत्वा विजेता बनाने वाला बन रहा है। मतलब व्यक्ति को सब कुछ सीखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में मिलेगा, करियर में मिलेगा, संतान में मिलेगा, पति पत्नी में मिलेगा, भाइयों से मिलेगा, माता पिता में मिलेगा, सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये मतभेद जो है वो इसलिए है क्योंकि कई बार दशम स्थान के अधिपति या दशम स्थान से 10वां भाव कमज़ोर हुआ, दशम स्थान के ठीक पीछे शनि, दशम स्थान के अधिपति तीसरे भाव में शनि से दृष्ट हो गए, नीच के गुरु से दृष्ट हो गए, इस कुंडली के लिए रोगेश से दृष्ट हो गए। तो कई बार यहाँ पे जो सामाजिक छवि है वो उबाल मारती है या कई बार सामाजिकता कमज़ोर होती है, माता पिता से मतभेद बने रहते हैं। पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को स्वच्छंद और अच्छे विचारों वाला तो पक्का बना रही है। ये कर्क लग्न की कुंडली है जो भगवान राम की स्वतः कुंडली थी और सामान्यतया ये केकड़े से प्रभावित कुंडली है और ये इमोशनल होते हैं ऐसे लोग जो कर्क लग्न के होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, धर्म का पालन करना जानते हैं, शुचिता का पालन करना जानते हैं, व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं, कानून की परीक्षा में पास होने वाले होते हैं, पढ़ाने में माहिर होते हैं, बैंकिंग को समझने वाले होते हैं, शेयर सूचकांक की बड़ी अच्छी जानकारी होती है, बैंक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, उसके नियमों को जान लेना ऐसे लोगों के लिए बड़ा आसान होता है।
इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद गुरुदेव की बात मैं कर रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो बहुत व्यवस्थित है। शनिदेव शुक्रदेव आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, 12वें भाव में 25 अंश के बैठे हैं, और शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर, साथ ही साथ गुरु बुध सूर्य का अंतर बहुत अच्छा जाएगा। उसी सूर्य की महादशा में शनि का अंतर भी अच्छा जाएगा। लगभग शुक्र की महादशा में व्यय रहेगा, और जहाँ व्यक्ति पहुँचना चाहता है वो शुक्र की महादशा के बाद, यानी कि 2028 के जुलाई के बाद ही लगभग अपने लक्ष्य के निकट वो जा पाएगा। तो ये मैंने शुक्र के बारे में बात की। शुक्र 12वें भाव में वैसे ठीक होते हैं, पर माता बहनों की कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। उस शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि व्यक्ति के व्यय और व्यक्ति की मैत्री और व्यक्ति के बहुत सारी चीज़ों को जहाँ से अनुभव प्राप्त होता है उसको वो भ्रम में लेके चले जाते हैं। अष्टम भाव में केतु पेट का रोग देते हैं। कई बार पेट के अंदर अल्सर हो जाए, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, घाव अंदर हो जाता है, इन सभी चीज़ों का ध्यान भी हमें केतु की महादशा, शुक्र की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा में ध्यान रखना होगा। मतलब शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में है, इस वजह से व्यक्ति कई बार जब सूर्य के संपर्क में जाए, या शुक्र के ठीक 4 घर आगे मंगल बैठे हैं, शुक्र के ठीक 10 घर आगे, यानी कि शुक्र शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में है, क्योंकि इनके ठीक आगे मंगल, इनके ठीक दशम स्थान में शनि, और इनके ऊपर केतु का प्रभाव। चंद्रमा पहले ही नीच के हैं जो बुध के संपर्क में हैं, और जन्म कुंडली में गुरु नीच के हैं, चंद्रमा भी नीच के हैं, लेकिन मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा। इन सभी चीज़ों के कारण व्यक्ति को गलत आदतें होती हैं, ब्रह्मचर्य व्रति, नशा का चपेट, गलत मैत्री और अतिरिक्त व्यय करना, भाव विभोर हो जाना, भावावेश में आकर के गलत चीज़ें कर देना, ये सारी चीज़ें इस कुंडली में। मतलब मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 11वें अध्याय का पाठ, लक्ष्मीवान होने के लिए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, ये सब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। मन को व्यवस्थित करने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा। शिव जी के मंदिर का धोना भी आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है और 100% बढ़ा सकता है। शनिदेव आपकी कुंडली में रेवती नक्षत्र में बैठे हैं 25 अंश के, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली के 9वें भाव के स्वामी के साथ 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से जीवन में थोड़ी मोड़ी प्रतियोगिता रहती है और भाग्य का संघर्ष भी मिल जाता है। मैंने इस पर बहुत पहले नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही ये कार्यक्रम बनाया था, जिसमें ये बात कही थी कि शनि और मंगल जब आमने सामने हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाते हैं, पर अंततोगत्वा व्यक्ति विजयश्री को प्राप्त कर लेता है। केतु और राहु आपकी कुंडली में अनुभव जोड़ रहे हैं। उस दशा काल में व्यक्ति को शांत होना होगा, सावधान रहना होगा, निवेश करने से पहले सावधान होना होगा, मित्रों से सावधान होना होगा, पति पत्नी में मतभेदों से सावधान होना होगा, कुटुंबजन पैतृक संपत्ति से सावधान होना होगा, बोलने चालने, स्वार्थ और भ्रम में रहने से अपने आप को यहाँ पे संभालने की आवश्यकता होगी। तो ये आपकी कुंडली के सभी ग्रह हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आगे आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। जो स्थिति मैं समझा रहा हूँ उसमें हमें किन विषयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व ठीक है, आचरण ठीक है, भाव ठीक है, आयु ठीक है, और निर्णय भी ठीक है। हमें बस अपने दिमाग में बनने वाले प्रश्नों पे थोड़ा बहुत लगाम लगाने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें हमें यूं छोड़ देने की भी आवश्यकता है। मेहनत हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उसे बस मेंटेन करेंगे। मानसिक शांति बहुत अच्छी, चीज़ें जो सांसारिक हैं उसके प्राप्त होने का योग भी इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा लगा हुआ है। विवेक शून्यता दिखाई देती है, निर्णय लेने में कमज़ोरी दिखाई देती है, प्रेम प्रकट करना, प्रेम बताना, प्रेम दिखाना और प्रेम प्राप्त करना, इन सभी चीज़ों पे कमज़ोरी और परेशानी दिखाई दे रही, उसे ठीक करने की आवश्यकता आपको ही होगी। इसके लिए कोई अलग से उपाय नहीं होता है। इसके साथ साथ नौकरी और व्यापार दोनों ही लगभग ठीक ठाक हैं। आप चाहें तो व्यापार भी कर सकते हैं, आरंभ में नौकरी, बाद में चल करके व्यापार भी किया जा सकता है। इस कुंडली में अगर व्यापार करना हो तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित, केमिकल से संबंधित और पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ें की जा सकती हैं। कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता, अच्छी निद्रा, दान पुण्य, पूजा पाठ, बड़ों के प्रति आदर और सद्भाव का विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य को बल देने के लिए बजरंगबली की पूजा, उनके 12 नामों का नित्य उच्चारण, और सामाजिकता 100% बहुत अच्छी है।
समाज की चिंता भी व्यक्ति को सताती है और जितना व्यक्ति प्राप्त करने की होड़ में है उससे थोड़ा कम, मतलब 2-4% कम पीछे प्राप्त करेगा, पर लगभग उसके निकट पहुंच जाएगा। ये कुंडली ऋण में जा सकती है। ऋण का लेन देन, किसी पर रिस्क लेकर के कोई काम आगे बढ़ाना और ससुराल वालों से थोड़ी बहुत सावधानी बहुत आवश्यक होगी। विवाह करना हो, मिथुन राशि मिथुन लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से पूरब और उत्तर दिशा की तरफ 2027 के 5वें महीने के बाद योग बनेगा। विवाह बहुत ज़्यादा निकट नहीं, लगभग थोड़ी दूरी पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। नवांश कुंडली के केंद्र में खाली होने की स्थिति विवाह पे, सुख पे प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। पर संतति, प्रेम दोनों ही बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि गुरु बुध और शुक्र, मतलब यहाँ पे जो है वो घर्षण है, यहाँ भी शनि मंगल घर्षण दे रहे हैं। विवाह बचाने में व्यक्ति एक तरफा कोशिश कर सकता है, यहाँ पे गड़बड़ी है। जबकि दशमांसा चक्र में दशम स्थान में शनि मंगल और सूर्य का बैठना, जहाँ लाभेश, जहाँ सप्तमेश और जहाँ शनि जो चतुर्थेश हैं, ये तीनों की युति तिकड़ी जो बनी है ये बहुत उत्तम बनी है। और दशम भाव के लिए इन तीनों ग्रहों का एक साथ बैठना कुंडली में करियर के ग्राफ को ऊपर ले जाने वाली बन रही है। जबकि बुध जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तृतीय भाव के स्वामी तृतीय को देख रहे हैं, लग्न पे भी उनकी दृष्टि है। पंचम भाव में लग्नेश का बैठना कुंडली को विवेकी और समृद्धशाली बना रहे हैं। अंक इस कुंडली के लिए 2 और 5 बहुत अच्छे रहेंगे। रंग इस कुंडली के लिए सफ़ेद और चांदी का रंग, क्रीम कलर, दूधिया बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ देना निश्चित रूप से इस कुंडली की समस्याओं का, धान से संबंधित समस्या का अंत होगा। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो ज्येष्ठा है। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छा काम करना हो तो मृगशीरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, श्रवण, अनुराधा और रोहिणी के साथ हस्त, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। विवाह की दिशा पूरब उत्तर मैंने बताया है। इस कुंडली में अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो गुरु की दशा के साथ साथ बुध और मंगल के साथ चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वार आपकी कुंडली के लिए सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार बहुत अच्छे रहेंगे। सामान्यतया इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह के रूप में जो ग्रह बना हुआ है वो आपकी कुंडली में बैठे हैं 27 अंश के गुरु और 28 अंश के बुध, यानी कि इस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बुध आत्मकारक और गुरु जो 6ठे भाव के स्वामी हैं वो अमात्य कारक बने हैं। नवांश चक्र में बुध स्वग्रही हो रहे हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करेंगे। जबकि नवांश कुंडली में गुरु और बुध दोनों एक साथ बैठ रहे हैं तो आत्मकारक ग्रह का संबंध या आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह का संबंध अगर भाग्य भाव से होता हो तो ये कुंडली की विलक्षणता को प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, बुध जहाँ बैठे हैं उससे नवम भाव में शुक्र का बैठना ये भी अपने आप में एक महान राजयोग वाली बात होगी। जबकि बुध और गुरु आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह जहाँ बैठे हैं उनसे तीसरे घर में सूर्य का बैठना भी एक अच्छी बात ही होती है। दशमांसा चक्र में अगर लग्न के अधिपति पंचम भाव में नहीं बैठे होते और गुरु से दृष्ट नहीं होते तो करियर को कमजोरी मिल जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के कुंडली को थोड़े बहुत संघर्षों के साथ नवांश चक्र की कमजोरी कुंडली को कई बार परेशान करेगी। जहां हम अपने पत्नी का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, अपने व्यय पे किस तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं। व्यय गड़बड़ इस वजह से भी होता है क्योंकि गुरु नीच के हैं। ये तो बहुत कसर उनकी बाकी पूरी हो जा रही है क्योंकि शनि के साथ परिवर्तन में है। अगर वो नहीं होते परिवर्तन में और केंद्र में नहीं होते तो कुंडली को कमजोरी दे देते। अगर यही गुरु यहाँ नहीं बैठे होते, यहाँ बैठ जाते और यही केतु यहाँ बैठ जाते तो ये कुंडली को कमजोरी मिल जाती। और लग्न के अधिपति अगर यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे होते, यहाँ बैठे होते या यहाँ बैठे होते तो भी अच्छी बात होती। ये मंगल अगर यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे होते या यहाँ या यहीं बैठ जाते तो बहुत अच्छी बात होती। ये शुक्र यहाँ न बैठ करके यहीं या यहाँ बैठ जाते या यहीं बैठ जाते तो भी अच्छी बात होती। कुंडली को जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या मिलेगी वो शुक्र के और सूर्य के 12वें भाव में जाने के कारण और अष्टम भाव के केतु के कारण मिलेगी।
मतलब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार और बाज़ार के सामान भोजन को स्वीकार करने से बचना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक हो जाए, चाय हो जाए, ऐसी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। शहद और हल्दी का सेवन बढ़ाना चाहिए। गुरु मंत्र से दीक्षित करिए अपने आप को, गुरु दीक्षा से युक्त करिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को लोगों के पास बिठाने की आवश्यकता महसूस होती है। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं जो बात समझ रहा हूँ उसके आधार पर शुक्र, राहु, केतु और मंगल की दशा मानसिक शांति देगी, जबकि सूर्य, शनि, चंद्रमा, गुरु और बुध की दशा में से गुरु और सूर्य की दशा धनदायक, शनि, चंद्रमा और बुध की दशा हेडक देने वाली होगी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप मंगल और गुरु के साथ बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कुंडली में कोई ऐसे बड़ी गंभीर बीमारी का कोई खतरा नहीं है, जबकि ये कुंडली विद्या अध्ययन में माहिर है और एजुकेशन इस कुंडली की अच्छी है। लगभग पंचम भाव में अगर चंद्रमा नीच के नहीं होते तो और भी अच्छी बात होती, अगर मंगल तीसरे भाव में नहीं बैठे होते तो। पर व्यक्ति फिर भी पराक्रम के बल पे अपनी शिक्षा तो पूरी कर ही लेगा। संतान वगैरह के मामले में ये कुंडली मंगल पंचम भाव पे संतान भाव में देख रहे हैं। शनि राहु का संबंध है, इस वजह से संतान प्राप्त करने से पहले अगर संतान में दिक्कत होगी तो चतुर्थी का व्रत आपको करना चाहिए, बल्कि अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।